नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में प्रशांत किशोर पिछले 12 दिनों से आमरण अनशन पे हैं। भूख हड़ताल उनका जारी है। इस बीच में प्रशांत किशोर बीमार भी हुए, लेकिन इन सब के बावजूद प्रशांत किशोर अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि उनका अनशन जारी रहेगा। दूसरी ओर पप्पू यादव भी कल बिहार बंद का ऐलान किए। उन्होंने कोशिश भी किया और अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की सरकार तक कि वो भी मजबूत हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जनसुराज के अध्यक्ष हैं, वो कल राज्यपाल से मिले। राज्यपाल से मिलने के दौरान उन्होंने बताया कि राज्यपाल बोल रहे हैं कि छात्रों की जो मांग है वो जायज है और उस पर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रशांत किशोर जो हैं वो अभी भी शांत होते नहीं दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर अपना आंदोलन कब खत्म करेंगे, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके अलावा एक और विषय जो चर्चा चल रहा है बिहार की पॉलिटिक्स में, वो ये है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको हटाने की बात चल रही है। नया अध्यक्ष कौन होगा, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं बात करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। सर, पहला सवाल तो यही है कि प्रशांत किशोर आखिर में ये अपना आंदोलन कब खत्म करेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और प्रशांत किशोर को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है कि वो बिहार की जनता के दिलों में किस तरीके से अपनी जगह बना सके। आपको ध्यान होगा कि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की लॉन्चिंग भी 2 अक्टूबर को की थी। और उनका जो तौर तरीका है पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाने का, वो मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात और है कि प्रशांत किशोर ये भी कहते हैं कि वो शराबबंदी हटा देंगे, जिसको लेकर के बहुत तरह से विपक्ष जो उनके विरोधी हैं उन पे आक्रमण करते हैं। लेकिन दूसरी हकीकत ये भी है कि प्रशांत किशोर जो है कोई भी ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट में यकीन नहीं रखते। वो अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं। तमाम तरीके से प्रशासन उनसे अब कंसल्ट करने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल ने खुद कहा है कि जो अभ्यर्थी हैं, जो उनकी मांग है, उनको मेरे पास भेजिए, मैं उनसे बात करूंगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालूंगा। आपको पता है कि जो बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, बहुत ही प्रकांड विद्वान कहा जाता है उनको, तमाम धर्म के बारे में जबरदस्त जानकारी रखते हैं और जिस तरीके से पढ़े लिखे एक्टिव गवर्नर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो विद्यार्थियों से मिल करके कोई रास्ता निकाल सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। और आरिफ मोहम्मद खान ने ऐसा मैसेज भी दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभ्यर्थी का वो ग्रुप, वो हुजूम, वो डेलीगेशन जो आरिफ मोहम्मद खान से मिलेगा, फिर किस बात पे रजामंदी होगी, कैसे री एग्ज़ाम कराया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर बात होनी है। लेकिन प्रशांत किशोर पहले तैयारी कर रहे थे कि ठीक है, एक जगह पर जो कि बताया जाता है किसानों की ज़मीन थी, प्राइवेट ज़मीन थी, वो सरकारी ज़मीन नहीं थी, वहाँ पर उनके तंबू को गाड़ा जा रहा था, वहाँ पर वो बैठते, वहाँ वो प्रोटेस्ट करते, आमरण अनशन करते, लेकिन प्रशासन ने उसको उखाड़ दिया। तो एक बात तो बहुत साफ नज़र आता है कि प्रशांत किशोर ज़्यादा प्रोटेस्ट ना कर सकें, लोगों के बीच में अपनी जगह ना बना सकें, इसके लिए प्रशासन उन्हें पटना में ऐसी कोई जगह देने को तैयार नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या गर्दनी बाग में जाकर के बैठेंगे? ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन बदस्तूर जारी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा अंकित, क्योंकि मेरा होम स्टेट भी बिहार है। इस आमरण अनशन की शुरुआत के बाद इन दिनों प्रशांत किशोर की चर्चा जबरदस्त हो रही है। लोग वोट देंगे नहीं देंगे ये एक अलग मसला है, लेकिन प्रशांत किशोर अब चर्चा में आ गए। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि बीजेपी प्रशांत किशोर पे भी कुछ नहीं बोल रही है। कल पप्पू यादव का पूरा बिहार बंद रहा और पप्पू यादव भी अटैकिंग मोड में रहे। क्या बीजेपी को ये एक अवसर दे रही है कि जो विपक्ष के रूप में कुछ और लोग उभरे, ताकि तेजस्वी यादव का जो वोट है, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, वो फूट जाए और उससे फायदा मिले बीजेपी को? देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। एक तरीका मैं ये देखता हूँ कि बीजेपी को लगता है कि ये जो यूथ हैं, तकरीबन 52 लाख लोग बेरोजगार हैं, तो बीजेपी को लगता है कि उनके खिलाफ हम इस तरह की बात ना करें जिससे वो हमारे खिलाफ चले जाएंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर जिस बिरादरी से आते हैं,
तो निश्चित तौर पर बीजेपी उनके विरुद्ध ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहती है जिससे लोगों में ये मैसेज जाए, ब्राह्मणों में ये मैसेज जाए कि प्रशांत किशोर की जबरदस्त मुखालफत हो रही है। तो ये कोई विरोध पसंद करता नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक आप कह लीजिए रणनीति है और एक स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी ऐसा कर रही है। बीजेपी को तीसरा ये भी लग रहा है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल करके उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल माइलेज नहीं देना चाहिए। प्रशांत किशोर जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, एक तरीके से वो सवाल विपक्ष पर ही खड़ा कर रहे हैं, एक तरह से वो सवाल तेजस्वी यादव पर ही खड़ा कर रहे हैं, नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर अटैक उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। हम प्रशांत किशोर के फायर रेंज में क्यों आए, हमें नहीं आना चाहिए और इससे हमें नुकसान नहीं होगा। बीजेपी अंदर खाने इस रणनीति में तो है कि अगर मान लीजिए कि मेरी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस तरीके से आ जाती है, भले ही हम सब मिलकर के सरकार बनाएं, लेकिन मेरी सीटें ज़्यादा आती हैं तो निश्चित तौर पर सरकार में दबदबा भी रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी अगर ज़्यादा सीटें लाती है तो बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री भी बिठा सकती है। रणनीति कई हो सकते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा। आपको याद होगा जब 2022 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, आनंद मोहन सिंह को वो बाहर निकाल रहे थे, जेल मैनुअल में उन्होंने परिवर्तन किया था, तो जबरदस्त तरीके से आक्रमण बहुत सारे दल कर रहे थे। लेकिन आप देखें बीजेपी ने खुल करके आनंद मोहन सिंह पे आक्रमण नहीं किया था। वजह क्या थी? वजह ये थी कि उनको मालूम था कि राजपूत हमारे वोटर हैं, राजपूत मतदाता हमें वोट करते हैं, इसलिए हमें प्रशांत किशोर के विरोध में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी, हमें इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे ये लगे स्टूडेंट को कि ये बीजेपी हमारी विरोधी पार्टी है। तो बीजेपी एक रणनीति के तहत चल रही है और उसी के तहत बीजेपी चुप्पी साधे हुए है। अभी आप विपक्ष में देखें तो विपक्ष में एक तरह की होड़ मची हुई है। हाँ। पप्पू यादव, प्रशांत किशोर ने जो तरीका अपनाया है उससे वो पप्पू यादव से कहीं आगे निकल गए हैं इस मसले पर। और जहां तक आरजेडी का सवाल है तो आरजेडी नैतिक समर्थन की बात करती है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा उसके नेता सड़क पर बैठ नहीं रहे हैं, गांधी मैदान में बैठ नहीं रहे हैं, इस मुद्दे को बहुत तूल नहीं दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर को लगता है कि वो जो वैक्यूम है उसको हम भर सकते हैं। वो जो एंटी एनडीए और एंटी महागठबंधन, एंटी इंडिया वोट करने वाले जो लोग हैं वो मेरी तरफ आ सकते हैं। तो प्रशांत किशोर इसी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रशांत किशोर के लिए यह मददगार भी साबित हो रहा है। लेकिन बीजेपी भी अपनी रणनीति आगे बढ़ा रही है। उसको लग रहा है कि प्रशांत किशोर का ज्यादा विरोध करने से हमें नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तेजस्वी यादव बहुत वैल्यू दे रहे हैं, लगातार प्रशांत किशोर पर आक्रामक हैं, उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर पप्पू यादव आक्रमण कर रहे हैं प्रशांत किशोर पर कि प्रशांत किशोर बीजेपी से मिले हुए, अब बीजेपी शांत है। तो एक संदेश तो ये भी जा सकता है कि सच में कहीं चुनाव के बाद का एक समीकरण तैयार हो रहा हो कि कुछ 10-20 विधायक भी अगर प्रशांत किशोर लाते हैं और नीतीश कहीं कमजोर बनते हैं तो मेरे लिए ठीक ठाक होगा। देखिए, प्रशांत किशोर ने एक तरीके से विपक्ष को यह आमंत्रण दे करके कि आप आइए, आप ही नेतृत्व करिए। तेजस्वी यादव को कह दिया था आप आइए, आप नेतृत्व करिए और इस मसले पर हम लोग आपका साथ देंगे, लेकिन तेजस्वी यादव तो आए नहीं। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर अब लोगों से कहेंगे ना कि देख लीजिए इन लोगों की स्थिति क्या है। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर एक डेलीगेशन लेके पहले गए थे चीफ सेक्रेटरी के बाद। जब पप्पू यादव को पता चला तो पप्पू यादव नाराज हुए, अगले दिन वो डेलीगेशन लेके पहुंच गए। पर प्रशांत किशोर का जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि पप्पू यादव जो है एक दिन सड़क पे उतरते हैं, खूब हो हल्ला मचाते हैं, तरह तरह की बात करते हैं, फिर इस पूरे मुहिम से गायब हो जाते हैं। तो दोनों का तौर तरीका अलग है। पप्पू यादव का ये भी तरीका है, हो हल्ला मचाते हैं, रेल रोकते हैं। कल देखिए पटना में कई जगह आगजनी हुई तो उनका प्रोटेस्ट वायलेंट भी है। कई बार वायलेंट प्रोटेस्ट लोगों की निगाहें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। वही प्रशांत किशोर की बात करें
तो उनको लगता है कि आमरण अनशन, लंबा सत्याग्रह अगर हम करेंगे तो लोगों के दिलों में हम उसी तरीके से राज करेंगे जैसे कभी महात्मा गांधी ने किया था। अब सवाल उठता है, मैं वही आपसे कह रहा था कि मैं कई लोगों से बात कर रहा था, प्रशांत किशोर की चर्चा तो हो रही है, चर्चा में बने हुए हैं प्रशांत किशोर, और बीपीएससी का मुहिम उनको चर्चा में तो ला दिया है। इसलिए अगर आप कहें तेजस्वी यादव के लिए जरूर ये परेशानी का सबब है, पप्पू यादव के लिए जरूर परेशानी का सबब है, क्योंकि पप्पू यादव भी तो उसी लीग को आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, जो एंटी महागठबंधन और एंटी बीजेपी हो, और उसका वो नेतृत्व करना चाहते हैं, पर उसमें वो कितना सफल होंगे ये देखने वाली बात। बिल्कुल, प्रशांत किशोर एक ऑर्गेनाइज तरीके से, जाहिर सी बात है मैनेजमेंट के आदमी है, उनका तरीका थोड़ा सा अलग है और उस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन कब खत्म होता है ये देखना होगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं कि बिहार में आरजेडी का नया अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष यानी प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? जगदानंद अभी है, किसके नाम पे चर्चा है, कौन मजबूत दावेदार दिख रहा है? देखिए, अभी ये कहना थोड़ा आसान मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशांत किशोर एक अलग मुहिम बनाए हुए हैं, प्रेशर है आरजेडी पे, लेकिन आरजेडी कई नामों पर विचार कर रही है, और कई नामों पर विचार कर रही है तो दिक्कत वाली बात यह है कि अभी आरजेडी तय नहीं कर पा रही है कि किसको आगे बढ़ाया जाए। जहां तक सवाल है, कई नाम चर्चा में, आलोक मेहता सबसे आगे थे, लेकिन ईडी का रेड पड़ गया। चुनावी साल है ये, और चुनावी साल में ईडी का रेड पड़ना निश्चित तौर पर यह भी सवाल उठने लगेगा कि आपने अध्यक्ष भी ऐसा चुना जो कि ईडी की निगाह में टेंटेड है। मतलब बीजेपी इसको जबरदस्त तरीके से उठाएगी, जेडीयू बहुत जबरदस्त तरीके से उठाएगी। अब दूसरा नाम मंगनी लाल मंडल का है। मंगनी लाल मंडल को लेकर के जगदानंद सिंह भी उनके फेवर में, ऐसा कहा जाता है। जगदानंद सिंह जब से उपचुनाव का परिणाम आया है, कहा जा रहा है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आ नहीं रहे हैं, अपने घर से ही काम काज संभाल रहे हैं। तो कई नामों की चर्चा है, उसमें रणविजय साहू का भी नाम है। रणविजय साहू को तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं, ईबीसी से आते हैं, तो तेजस्वी यादव की इच्छा है रणविजय साहू बने। आलोक मेहता को लेकर के तेजस्वी यादव भी कंफर्टेबल थे और लालू प्रसाद यादव भी कंफर्टेबल थे। एक मुस्लिम नाम भी है मंसूरी, उनको भी बनाना चाह रहे हैं ताकि कोर वोट बैंक जो है उनका मजबूत हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोर वोट बैंक जब मजबूत हो तो निश्चित तौर पर कोर वोट बैंक मजबूती के साथ साथ ऐसा व्यक्ति आरजेडी का अध्यक्ष बने जिसको लेकर के तेजस्वी यादव भी कंफर्टेबल हो और लालू प्रसाद का वरद हस्त भी प्राप्त हो। तो इसलिए 6 नामों की चर्चा है। मैंने आपको बताया, आलोक मेहता, मंगनी लाल मंडल, रणविजय साहू, शिवचंद्र राम, इनका भी नाम है, मंसूरी, इनका भी नाम है। तो ये सारे 5-6 ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है। आलोक मेहता सबसे आगे थे, पर ईडी ने रेड करके उनकी मंशाओं पर एक तरीके से आप कह दीजिए पानी फेर दिया है। वैसे 18 जनवरी को आरजेडी की एक मीटिंग है और सांगठनिक चुनाव भी हो रहा है, संगठन को मजबूत करने की कवायद चल रही है। सवाल ये उठता है कि लालू यादव का किसको वरद हस्त प्राप्त है। सवाल ये भी उठता है कि लालू यादव को अगर वरद हस्त जो है जिनको प्राप्त होगा और जिनसे तेजस्वी यादव भी कंफर्टेबल होंगे, उनको ये सौंपा जा सकता है। हाल के दिनों में, पिछले 2 दिनों में जो आलोक मेहता पे रेड हुआ है, उसके बाद आलोक मेहता का नाम अब पीछे चलने लगा। लेकिन सवाल यह है कि लालू यादव भी सजा याफ्ता हैं, ईडी के इन्वेस्टिगेशन में, चार्जशीट में और लोगों का भी नाम है जिनके पास आरजेडी का नेतृत्व है। ऐसे में क्या इस बात को प्रमुखता देकर के आलोक मेहता को साइडलाइन किया जा सकता है क्या? ये भी एक गंभीर सवाल है। इसलिए देखिए, सवालों की लंबी फहरिस्त है जिसमें आरजेडी उलझी हुई है। आरजेडी उसी को तय करेगी जिसको लालू प्रसाद यादव का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जो उनके वोट बैंक को भी मजबूत करेगा, जो तेजस्वी जिससे बात करने में भी कंफर्टेबल हूँ, तेजस्वी के रास्ते पर वो चल भी सके, पार्टी को पूरा यूनाइट कर सके और कोर वोट बैंक को मजबूत कर सके और साथ ही साथ कुछ एडिशन कर सके। अब सवाल जहाँ तक जगदानंद सिंह का पड़ता है, तो जगदानंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी रेस्पेक्टेबल लीडर हैं और आरजेडी में उन्होंने समन्वय स्थापित किया,
डिसिप्लिन स्थापित किया, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने स्थापित किया। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो बीमार रहने लगे हैं, वो दफ्तर नहीं आते हैं, वो लालू प्रसाद के बेहद करीबी जाने जाते हैं। लालू प्रसाद इसीलिए उन्होंने जब भी इच्छा जाहिर की है छोड़ने की, तो लालू प्रसाद ने उनको मना करके, समझा करके, बुझा करके उनको वापस उनकी जगह पर विराजमान किया है। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि दरअसल इनके छोटे बेटे जगतानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह हार गए, उसके बाद से वो नाराज चल रहे हैं और कहा जाता है कि आरजेडी के टॉप लीडरशिप ने उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जैसा कि समर्थन वो चाहते थे। तो तरह तरह की बात आप ये जान लीजिए कि राजनीतिक फिजा में तैर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, अब एक नया आरजेडी का लीडर चाहिए, आरजेडी का प्रदेश अध्यक्ष चाहिए जो कि निश्चित तौर पर जोरदार तरीके से काम कर सके, संगठन को आगे बढ़ा सके और बेहतर तरीके से पार्टी के लिए काम कर सके, पार्टी को आगे बढ़ा सके, कुछ वोटों का एडिशन कर सके। और जो पार्टी अब कहने लगी है A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, वाकई उसको साबित करने में कामयाब हो सके। और ये जो निपुणता है वो किस में है, ये एक बड़ी बात है। ये जो पकड़ है लोगों की, अपने जात की, अपनी बिरादरी की, कुछ समाजों में वैसी किसकी है, इन तमाम चीजों पर विचार किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया 6 नामों पर विचार किया जा रहा है। आलोक मेहता होते तो एक मैसेज कुशवाहा में जाता कि कुशवाहा को आरजेडी जोड़ने का प्रयास कर रही है। सवाल मैं करना चाह रहा था कि लोकसभा चुनाव में इन्होंने प्रयोग किया था कुशवाहा बोर्ड, मैं वही कह रहा हूं। लेकिन आलोक मेहता पर ईडी का रेड पड़ गया और उसके बाद उपचुनाव हुए और फिर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया गया। तो एनडीए के तरफ से तमाम ऐसे प्रयास हुए जिससे फिर से कुशवाहा समाज में ये मैसेज दिया जा सके कि एनडीए आपकी हितैषी है। तो गंभीर सवाल ये उठता है कि आलोक मेहता पर ईडी के रेड के बाद आरजेडी क्या फैसला करती है, ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल, आरजेडी क्या फैसला करेगी ये 18 तारीख को पटना में आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें तय होगा। बाकी तेजस्वी यादव को भी एक मजबूत सहयोगी की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, दोनों ही एक तरीके से बुजुर्ग हो चुके हैं, उतने एक्टिव नहीं हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, पप्पू यादव जैसी चुनौती जो विपक्ष के लिए ही एक बड़ी चुनौती हो चुकी है। और विपक्ष की लड़ाई अब सत्ता पक्ष के सामने यह है कि कौन विपक्ष में बड़ा नेता है, ये बड़ी लड़ाई चल रही है। और सामने है भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे मजबूत गठबंधन। कैसे लड़ेगी और आरजेडी का क्या रणनीति होगा, ये देखना होगा। दूसरी ओर प्रशांत किशोर का आंदोलन कब खत्म होता है, ये भी देखना होगा। बिहार जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।